गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से आज आपको नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का एक टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम कॉम्प्लेक्सेस के जब स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ना मेटल आयंस जो हैं वो आप तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एक्सिस देखें और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं यानी ओरिजिन बिंदु ओ, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मेटल आयन है, धातु आयन है, वो सभी प्रकार की अंतःक्रियाओं से विमुक्त फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में उस ओरिजिन बिंदु पर स्थित है, ऐसा मानते हैं हम। अब इस धातु आयन पे जब किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया, किसी भी क्षेत्र का प्रभाव नहीं है, वो मुक्त अवस्था में है, इस समय उसके पांचों डी कक्षक जो है वो संभ्रंश की स्थिति में होते हैं, डीजेनरेट लेवल पे होते हैं, एक समान ऊर्जा स्तर पे होते हैं। जब इस परिस्थिति के धातु आयन के पास लिगेंड आयंस जो कि अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, वो जब उसके पास आते हैं तो एक काल्पनिक अवस्था मानते हैं हम कि वो अप्रोच कर रहे हैं, तो एक स्थिति आती है जो कि आपको इस डायग्राम में पहले हमने ए दिखाई, मुक्त धातु आयन जिसमें पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, एक समान ऊर्जा अवस्था पे हैं। अब जब पांचों लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि वो पांचों से प्रतिकर्षण लिगेंड से पांचों डी कक्षकों को प्रतिकर्षण समान रूप में महसूस होता है और उसके डी कक्षक जो हैं वो डीजेनरेट स्टेट में ही उच्च ऊर्जा अवस्था पे चले जाते हैं। जब ये डी कक्षक किसी निश्चित अपेक्षित जियोमेट्री के हिसाब से, ज्यामिति के हिसाब से धातु आयन को अप्रोच करते हैं, धातु आयन के करीब आते हैं, तो जो डी ऑर्बिटल्स उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पास आने वाले लिगेंड्स के पास पड़ते हैं, उनको अधिक प्रतिकर्षण महसूस होता है। किसके मुकाबले? उन डी ऑर्बिटल्स के मुकाबले जो कि ज्यामिति के अनुसार अग्रसर लिगेंड्स के पास नहीं होते या कम दूरी पर होते हैं। प्रतिकर्षण तो सभी डी कक्षक महसूस करते हैं, परंतु कुछ ऑर्बिटल्स ज़्यादा महसूस करते हैं और कुछ को कम महसूस होता है। इसमें धातु और लिगेंड्स के मध्य जब एक निश्चित दूरी रह जाती है तो ये आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की संभ्रंशता, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। अभी बताया कि कुछ अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और कुछ डी कक्षक कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, कम रिपल्जन फील करते हैं। तो इस वजह से इनकी डीजेनरेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये समझ में आ गया कि जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के ज़्यादा पास होंगे वो ज़्यादा प्रतिकर्षण बल महसूस करेंगे। अब अधिक यानी ज़्यादा प्रतिकर्षित होने वाले कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं। मेटल ऑर्बिटल्स का ये जो स्प्लिटिंग है, ज़्यादा ऊर्जा पे जाना और कम उच्च ऊर्जा पे जाना, ये जो स्प्लिटिंग है, ये इस स्प्लिटिंग को डी ऑर्बिटल्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और जो स्प्लिट ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को, किस एनर्जी को? दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कम प्रतिकर्षित और ज़्यादा प्रतिकर्षित कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतर को डेल्टा या 10 डेल्टा डी क्यू द्वारा दिखाते हैं। ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो डी कक्षकों का जो स्प्लिटिंग है कि कौन से डी कक्षक हाई एनर्जी के होंगे, कौन से लो एनर्जी के होंगे, कितने डी कक्षक हाई एनर्जी के होंगे, कितने डी कक्षक कम एनर्जी के होंगे, ये जो स्प्लिटिंग है ये निर्भर करती है कि कौन सी ज्योमेट्री अपेक्षित है। यानी कि ये जो
स्प्लिटिंग का क्रम है, डी ऑर्बिटल्स कितने और कौन से कम ऊर्जा के होंगे और कौन से ज़्यादा ऊर्जा के होंगे, ये जो क्रम है ये ज्यामिति पर निर्भर करता है। अलग अलग ज्योमेट्री के लिए, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए ये क्रम अलग होगा और ये ऊर्जा अंतर भी अलग होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि किन्हीं भी दो ज्योमेट्रीज में विभाजन के पश्चात, यानी स्प्लिटिंग के बाद डी कक्षक का क्रम एक सा नहीं होता, अलग अलग होता है। और ये चीज़ आपको तब समझ में आ जाएगी जब आप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एटसेट्रा ज्योमेट्रीज को पढ़ेंगे। अब डी कक्षकों की स्प्लिटिंग से जो पहले और स्प्लिटिंग के बाद जो इनके एक्चुअल एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो संकुलों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अनुपयोगी पाई जाती हैं। यानी जो एक्चुअल इनके एनर्जी स्टेट्स हैं डी ऑर्बिटल्स के, उनसे हमें कॉम्प्लेक्सेस की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चलती। तो किससे पता चलेगी? हमें एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री, उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, उसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एट्सेट्रा जो हमें पता चलेगा, या कलर्स जो हमें पता चलेंगे, वो हमें किससे पता चलेंगे? वो हमें पता चलेंगे कि इन में स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कितना है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा उपयोगी है इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए। अब हमें यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि जो हमने औसत ऊर्जा की बात की, वो उत्तेजित संभ्रंश अवस्था की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि अब ये जो हम बार बार मीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ की ज़्यादा हो जाएगी, तो किससे कम होगी और किससे ज़्यादा होगी, इसके लिए कोई रेफरेंस एनर्जी लेवल लेना पड़ेगा। तो ये जो सी में कम एनर्जी लेवल और ज़्यादा एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं वो हम सिस्टम के डिस्क्रिप्शन की सरलता की वजह से कर रहे हैं। अब हम एक बार फिर से वास्तव में क्या है वो देखते हैं। वास्तव में प्रारंभिक स्थिति ए होती है और अंत में स्थिति सी होती है, जिसमें कम प्रतिकर्षण और अधिक प्रतिकर्षण है, पर इससे विवेचना नहीं हो पाएगी। तो विवेचना के लिए जो औसत ऊर्जा स्तर है वो हम एक परिकल्पित औसत ऊर्जा स्तर लेते हैं, जहाँ पर ऊर्जा में आई कमी और ऊर्जा में आई वृद्धि दोनों का मान शून्य परिकलित हो। अगर हम कैलकुलेशन करें तो जितने भी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हैं उनमें अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर दें तो जो स्टेबलाइजेशन होगा, और जितने भी ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल पे हैं उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स भर देने पर जो डिस्टेबलाइजेशन होगा। ऊर्जा में आई कमी और ऊर्जा में आई वृद्धि दोनों का मान शून्य हो, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जिसको कि बी द्वारा दर्शाया गया है। और ये जो बी द्वारा दर्शाया गया ऊर्जा स्तर है, औसत ऊर्जा स्तर है, वो एक्चुअली वो ऊर्जा स्तर है जो उस परिस्थिति में हमें प्राप्त होता जबकि सारे डी कक्षक, पांचों के पांचों डी कक्षकों को एक सा प्रतिकर्षण प्राप्त होता, महसूस होता डी कक्षकों द्वारा। और ये जो परिस्थिति है, ये जो औसत ऊर्जा, काल्पनिक औसत ऊर्जा हमने रेफरेंस जो लिया है, वो कैसे प्राप्त होगा कि उस सी अवस्था में, जब हम देख रहे हैं सी अवस्था जिसमें कुछ एनर्जी लेवल, कुछ डी ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा पर होंगे, कुछ डी ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा स्तर पे होंगे, और दोनों के द्वारा प्राप्त वृद्धि ऊर्जा की और कमी ऊर्जा की का योग ज़ीरो होगा, शून्य होगा। ये जो कंडीशन है, यानी दूसरे शब्दों में बोलें तो धातु के डी कक्षकों की संभ्रंशता समाप्त होने पर उच्चतर ऊर्जा के डी कक्षकों की कुल ऊर्जा वृद्धि और
निम्नतर डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी समान होगी, जिससे कुल ऊर्जा परिवर्तन, सकल ऊर्जा परिवर्तन का योग शून्य होगा। ये एक नियम है, ऐसा होना ही होगा। और इस नियम को गुरुत्व के केंद्र का नियम यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल कहते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।